और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई की रोक से लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अप्रैल 2018 में आरबीआई ने बिटकॉइन यानी कि इथेरियम, रिपल समेत अन्य क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में बैन लग गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है। इस फैसले से उन निवेशकों को बड़ी राहत मिली है जिनकी बड़ी रकम इस आदेश के बाद फंसी हुई थी। एक बड़ी राहत उन सभी के लिए है क्योंकि अब जो रोक थी क्रिप्टो करेंसी पर उसको हटा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आपको बता दें कि आरबीआई की ओर से जो रोक लगाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। आपको बता दें कि अप्रैल 2018 में आरबीआई ने बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल समेत अन्य क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में बैन लग गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा लिया है और ये एक राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए जिनके पैसे फंसे हुए थे, जिन्होंने इसमें निवेश किया था। अब वो अपने फैसले को निकाल सकेंगे और अब इसमें कारोबार भी वो कर सकेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को बुधवार को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरएफ नरीमन ने आरबीआई के 6 अप्रैल 2018 को जारी सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए आरबीआई के प्रतिबंध वाले कदम को बेहद सख्त बताया। कोर्ट के आदेश के बाद अब भारत में इंटरनेट और मोबाइल कंपनियां कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का सहारा ले सकती हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन असल में इस फैसले का असर कहां पर और क्या होगा? क्या आरबीआई के सर्कुलर को रद्द कर देने भर से क्रिप्टो करेंसी का भारत में प्रचलन शुरू हो जाएगा? क्या यह कारोबार का हिस्सा बन सकता है? आदेश के मायने क्या है और इसका असर वित्त सेक्टर पर खासतौर पर क्या दिखेगा? और बैंकिंग जो पूरा सिस्टम है वो इस असर से किस तरीके से उस पर प्रभाव पड़ने वाला है या किससे वो दूर रहेगा? और सरकार की भूमिका आने वाले दिनों पर क्या हो सकती है? हमारे साथ 4 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हलीम खान साहब हैं जो कि पूर्व वित्त सचिव, आपका स्वागत है, भारत सरकार में आप थे। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान असीम सूद हैं जो कि आप एडवोकेट हैं और जिन्होंने इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस आपने लड़ा और जीता, स्वागत है। रविंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं, बैंकर हैं, आपका स्वागत है। और अशोक नाग साहब हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व एडवाइजर आरबीआई। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में करना चाहूंगा असीम साहब आपसे ही, अगर इस फैसले को सीधे आसान शब्दों में जी क्या माना जाए, क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में, जिसे आरबीआई ने 2018 के अपने सर्कुलर से अवैध या इलीगल कहा था जी, वो अब लीगल हो जाती है या इस फैसले के मायने कुछ और हैं? देखिए, क्रिप्टो करेंसी भारत में कभी इलीगल था ही नहीं। आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था अप्रैल 6, 2018 में, जिसमें आरबीआई ने बोला कि जो भी क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में इन्वॉल्व है उसको बैंक अकाउंट नहीं दिया जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट बैन था क्योंकि अगर किसी ऑनलाइन बिजनेस को बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं है तो वो बिजनेस चल ही नहीं सकती। तो उस तरह क्रिप्टो करेंसी बिजनेस को कोमा में डाल दिया उन्होंने। बट ना तो सरकार का कभी कोई नियम था, ना कोई लेजिस्लेशन था, कोई लॉ था, कोई कानून था जिसमें सरकार ने या किसी भी गवर्नमेंटल बॉडी ने ये बोला कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है इंडिया में। लेकिन 2 ऐसे मौके हैं जब आरबीआई के अधिकारियों की ओर से कहा गया इंटरव्यू में कि क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई मान्यता नहीं देता है जी। तो इसके मायने क्या हुआ? क्या ये लीगल? इसका ये मायना है कि आरबीआई बोला कि क्रिप्टो करेंसी अगर आप इसको करेंसी ट्रीट करते हैं तो आरबीआई इसको करेंसी नहीं मानता क्योंकि करेंसी सिर्फ इंडियन रुपी है और उस पर सिर्फ आरबीआई का अधिकार है। लेकिन जो आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई भी फाइल किया था, उसी रिप्लाई में आरबीआई ने ये बोला कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी एंटिटीज को, हमारी जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, मतलब बैंक्स और एनबीएफसीज हुए ज्यादातर, हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उन पर क्रिप्टो करेंसी का कोई असर ना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि नंबर 1, ना तो सरकार ने कभी क्रिप्टो करेंसी को इलीगल घोषित किया है, और नंबर 2, आप
आप जब क्रिप्टो करेंसी के असर देख रहे थे, आपने ठीक से कोई स्टडी नहीं की थी। और नंबर 3, बिना स्टडी किए आपने ये डिसाइड कर लिया कि क्रिप्टो करेंसी को इफेक्टिवली बैन किया जाए बैंक अकाउंट रिवोक करके। तो लॉ ये बोलता है कि जब भी आप कोई भी मेजर लेते हैं तो आपको ये देखना है कि सबसे सख्त मेजर क्या है, और उससे कम सख्त मेजर से अगर वही ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है तो आपको वो लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि ऑल्टरनेटिव मेजर थे आपकी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए, आपने उनको नहीं लिया और अपने लॉ में सबसे एक्सट्रीम मेजर जो कि है प्रोहिबिशन, उसको ट्राई किया। तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर को रद्द कर दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है। ये इशू नहीं आया इन दैट सेंस। हमारा यही कहना था कि क्योंकि सरकार ने इसको इलीगल बोला नहीं है तो आप इसको बैन कैसे कर सकते हैं, ये इशू था। लेकिन भारत में जो दलील थी, मैं कहूं कि जो जानकारी है कि IAMI जो है, ये सदस्य जो इसके हैं, मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। जी हाँ। क्या ये डीलिंग भारत में होती रहेगी, इसे माना जाए? देखिए, इस RBI सर्कुलर से पहले भी डीलिंग हो रही थी। ये जैसे ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक कंपनीज होती हैं जो आपको ऑनलाइन एक्सेस देती हैं शेयर बाजार में शेयर्स खरीदने के लिए। सिमिलरली ये वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज थे जो आपको ऑनलाइन एक्सेस देते थे वर्चुअल करेंसी खरीदने के लिए। सर्कुलर से पहले ये लीगल था और हो रहा था। सर्कुलर के दौरान ये लीगल था लेकिन हो नहीं सकता था क्योंकि बैंक ये कंपनीज ही नहीं चल सकती थी क्योंकि इनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे। ये रेंट नहीं पे कर सकते थे, अपनी सैलरीज नहीं दे सकते थे क्योंकि सब बैंक अकाउंट के थ्रू ही होता है। और अब क्योंकि सर्कुलर नहीं है, अगर इनके पास बैंक अकाउंट्स वापस आ गए तो हो सकता है ये कंपनीज दोबारा रिवाइव होकर वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करेंगी। ओके। अशोक नाग साहब, मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। जैसा कि कहा असीम सूद ने, दो चीजें, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के पहले क्या बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ खतरा था क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जिसके चलते RBI ने सख्त कदम उठाया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा? और दूसरा कि क्या इस आदेश के बाद बैंकिंग सिस्टम में वैलिड माना जाएगा, जैसे कि सूद कह रहे हैं कि कोई रोक नहीं है भारत में, ना ही किसी ने अब तक ये कहा है कि वो इलीगल है? देखिए, ये तो ठीक है जे गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया, बट RBI का स्टैंड को आपको देखना है डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। सपोज एक company is selling or buying cryptocurrency and wants a bank kind of a loan for running the business. Now, any business में जब कोई बैंक लोन देता है, okay, account खोलने का क्या दे? The person who is running the business can create account on his own name. But if I am giving an account for a particular company, उसका business है cryptocurrency buy sell as a act like an exchange maybe, there the problem is that bank has to value the collaterals given against that. आपका यदि है, सपोज आपको स्टॉक है, आप अगेंस्ट स्टॉक आपको बैंक आपको पैसा देता है, स्टॉक का वैल्यूएशन करने का एक तरीका चाहिए, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी। क्रिप्टो करेंसी के वैल्यूएशन का कोई तरीका नहीं है जो RBI एक्सेप्ट कर सकता है। सो RBI बोलेगा जे आप क्रिप्टो करेंसी का जो स्टॉक के अगेंस्ट में कोई लोन देता है, वो लोन का आपको ये प्रॉपर वे ऑफ लोन देने का पद्धति, ये इज नॉट एक्सेप्टेबल टू RBI. RBI हैज अ राइट टू से दैट. सो पॉइंट इज दैट RBI जब सर्कुलर कैसे किया था, इस इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट इसको एज इफ द क्रिप्टो करेंसी itself is illegal, RBI का कोई राइट नहीं है तो बोलने का, पर RBI कैन टेल द पीपल दैट व्हाट करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी यूज करता है ये पूरा गलत है. क्रिप्टो करेंसी आज अमेरिका में जब जैसे CME उसको यूज करते एक्सचेंज अलाउ किया, पर कैसे? वो बोलते कमोडिटी है, ये करेंसी नहीं है, कमोडिटी है. कमोडिटी फ्यूचर हैज बीन अलाउड बाय CME. वेदर इंडिया में इसको कमोडिटी डिक्लेयर करेगा, एक्सेप्ट करेगा, दैट इज नॉट RBI's concern. If somebody wants to create a Bitcoin or a cryptocurrency exchange, इसको कमोडिटी को ट्रीट करने के लिए दैट इज ए कमोडिटी रेगुलेटर है, वो डिसाइड करेगा ये कमोडिटी की नई कमोडिटी है, उसको एक्सचेंज करना है नहीं है. RBI बोलता है बैंकों से कि तुम कैसे इसका लोन देगा, उसका वैल्यूएशन क्या है. जो जिनिस आप बेचता है बिक करता है उसका वैल्यूएशन का कोई तरीका नहीं है, आप कैसे उसको लोन दे सकता है.
So RBI is absolutely right, and currency what is misleading. There is no kind of a ban that my currency use nahi karega. But RBI has a right to say to the people that this is not a currency. Currency का 3 जिनिस है, medium exchange होना चाहिए, it will be a unit of account होना चाहिए, and it will be store of value. Now, cryptocurrency, if it wants to be medium exchange, then it has to be legal tender. Government has not declared or RBI declared नहीं किया the cryptocurrency Bitcoin is a legal tender in India. Okay. If it's not a legal tender, it cannot be called a medium exchange. Right, sir. It's Valid point. हलीम सर, जो बात थोड़ा सा क्लियर की अशोक सर ने, असल में जरूरत क्यों पड़ रही है थी आरबीआई को उस तरह के सर्कुलर की जिसका जिक्र कर रहे थे नाग साहब, लेकिन इस फैसले के बाद क्लैरिटी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है या फिर मैं कहूं कि कंफ्यूजन कहीं ज्यादा होगा? एक तरफ कंपनियां ये दावा कर रहे हैं कि इलीगल किसी ने नहीं कहा, सरकार ने अब तक किसी कोई पॉलिसी नहीं कही और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र किया है, लेकिन जैसा कि नाग साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से फंडिंग या फिर लोन का जो सिस्टम होता है उसमें अगर वो एक कमोडिटी के तौर पर है वो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन करेंसी के तौर पर वो वैलिड नहीं हो सकती है. Actually, let me take this opportunity to first congratulate Mr. Sood for getting a good decision in his favor, number one. Number two, what you are asking about the cryptocurrency being treated as a commodity or as a currency. Right, sir. Now, issue of currency is a sovereign function, and therefore a private person issuing something like a currency, cannot hold as far as the Indian arrangements or scheme of things are concerned. Number two, our colleague Mr. Sood has said that the Supreme Court has found the circular in extreme because it has made it difficult for the companies to even a bank account. So how do they do the transactions? For that, I think Mr. Nath from RBI has given a very good and very clear description that if it is only a bank account you want in which you can deposit money or you can withdraw money, then probably to the extent Mr. Sood was saying was right. But if you want banking facilities, which includes in addition to money coming and money going, but also using the whatever is the inventory as a collateral, then it becomes a difficult issue or rather more complicated. And if there is no way to ascertain the value of the collaterals which are going to help you in availing the working capital limits, etc., then there is a risk. Because you may agree to X amount and a bank may agree that, okay, against this X value I am giving you the facility. At the end of the day it may not be X. At the end of the day it becomes zero. Then the money evaporates from the banking system. Right. So that is the biggest risk. Number one. Number two, which I have not been able to figure out because I couldn't have time to read the whole of it. When the court says that this is a disproportionate, suffers from disproportionate arrangement in the scheme of things. Now, I have also seen that the court has gone through various details in which country, how the cryptocurrency is being treated, etc. Now, if the court has been able to take note that certain countries, certain legal jurisdiction have banned cryptocurrency, then how it reached the conclusion that India banning cryptocurrency is disproportionate, I could not figure out. Okay. The only thing which I could think of that was probably the unintended consequences. For example, I was dealing in cryptocurrency. You prohibited cryptocurrency, but at that point of time, I have X amount of money lying in my account. And if I am not able to withdraw that amount, then it was the unintended consequence of the circular. And if that is the limited scope of defining the disproportionateness of the circular, then probably it will be difficult to find anything wrong with the judgment. Okay. रविंद्र जी, क्योंकि आप बैंकर हैं और
बेहतर समझा पाएंगे कि असल में इस सर्कुलर के पहले दो चीजें कही गई जो दलील कोर्ट के सामने भी आई, उसको मैं एक आम नजरिए समझना चाहूंगा। क्या आरबीआई ने जो सर्कुलर में कहा, अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसी के तौर पर कहती तो वैलिड माना जा सकता है, और क्या आरबीआई के पास बैंकिंग सिस्टम में जो कुछ है उसको रेगुलेट करने की पावर नहीं कि उस सर्कुलर के जरिए किसी तरह के कदम को अगर उठाती है तो उसको आप पॉलिसी मैटर न समझते हुए सरकार से अलग डायरेक्टिव्स की मांग करते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि मैंने वैसे जजमेंट नहीं पढ़ा, पर जब थोड़ा बहुत जो देखा उसके आधार पर आज जो फैसला दिया गया है ये केवल एक टेक्निकल आधार के ऊपर दिया गया है, और अभी ये मानेगा कि क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी लीगैलिटी के बारे में भारत सरकार अभी प्रोसेस में है। एक ड्राफ्ट पॉलिसी बन चुकी है, जारी की जा चुकी है, और उसकी डिटेल्स भी कुछ अवेलेबल है कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो एक्टिविटी है, माइनिंग, उसके बाद उसका सेलिंग, उसका प्रचलन, ये जो सारी चीज़ें हैं उसके आधार पर जो ड्राफ्ट पॉलिसी जो भारत सरकार जारी करने जा रही है उसके अंदर इतना भी प्रावधान किया गया है कि 25 करोड़ रुपए का फाइन और 10 साल की सजा। एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो कि हमने, मेरी जानकारी के हिसाब से जो अभी चल रही है। आज का जो फैसला है वो फैसला बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो केवल टेक्निकल आधार पर यह दिया गया है कि उसमें कहा कि जो बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 के अंदर जो हमारा जो सर्कुलर आया था उसमें यह इस आधार पर कि क्रिप्टो करेंसी से हमें मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद काला धन और टेररिस्ट एक्टिविटी की फंडिंग के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था को खतरा हो सकता है। और इसमें यह था कि देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये ब्लॉकचेन और कोड ट्रांजैक्शंस हैं, कोई जिसे वर्चुअल करेंसी, उसमें क्या है कि एक इंटरनेट के माध्यम के सहारे और एक सिस्टम के सहारे जो, और सबसे बड़ी खास बात है इस पर कंट्रोल नहीं है, दिस इज डिसेंट्रलाइज करेंसी। इसका नाम दिया गया है क्रिप्टो करेंसी। इस टाइम 6000 करेंसीज अवेलेबल है। अगर आप बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन 2009 में शुरू हुआ था, उसकी जो वैल्यू थी $0 हुआ करती थी। आज का रेट उसका 8700 कुछ है, जो कि 6.5 लाख रुपए के बराबर है एक बिटकॉइन। और इसका आधार में आपको बताता 21 मिलियन बिटकॉइन जारी करने की स्कीम बनाई थी, जो इसका आधारित जिसने शुरू किया था उसका नाम है नकामोटो। यस, तो उस व्यक्ति के पास आप मानेगा कि अकेले 50% उसने होल्ड कर रखा है, और जो अभी तक जो जारी किया गया है 50% होल्ड भेजा गया है, और 3600 बिटकॉइन एक दिन के अंदर होते हैं, और इसका आधार भी गोल्ड है जो स्केयर कैपेसिटी है। तो सबसे बड़ी होता है कि इस करेंसी की बैकिंग क्या है, उसका आधार क्या है। तो ये जो है ये बेसिकली क्या है कि आज जो जजमेंट दी गई जो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि 2018 में आरबीआई ने बिल्कुल सही कदम उठाया था, और आज का जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ने केवल टेक्निकल आधार पर दिया है। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी लोकसभा के अंदर लेजिस्लेशन आ जाएगा कि इसको ऐसा कर दिया जाए तो इसको वो ओवर रूलिंग हो जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि हाँ दूसरी तो आज क्या है कि जो इस प्लेटफॉर्म को जो यूज किया जा रहा है ये टोटल स्पेकुलेटिव एक एक्टिविटी है, क्योंकि बैंक से अगर एक आदमी अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग चैनल को स्टॉप कर दिया कि साहब आप बिटकॉइन के माध्यम से या उसके अंदर आप यहाँ से अपना खाता डेबिट करके आप इतने $1 नहीं भेज सकते। आज हिंदुस्तान लेजिस्लेशन के अंदर आप $2.5 लाख एक साल के अंदर एक आदमी डेबिट कर सकता है, कोई आपकी पूछ नहीं होगी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है। तो आप उसके अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी बैंक के पास जाते हैं कि साहब इतना पैसा इतने $1 मेरे खाते से निकाल के वहां भेज दीजिएगा, तो उसको कर्व किया था उसने, क्योंकि देखिए जो भी मुद्रा है किसी भी देश की मुद्रा को जारी करने का काम रिजर्व बैंक और उसको चलाने की जिम्मेदारी उसकी है। तो लेजिस्लेशन जो है आ सकता है और आएगा। बिल्कुल, लेकिन असीम साहब दो चीजें, एक तो ये कि संस्था जिसकी तरफ से आपने कोर्ट में पैरवी की जी, उन्हें भारत में क्रिप्टो करेंसी की कारोबार में जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो उदय हुआ, जो उसको मार्केट में वो आया, उसके पीछे के रीजंस बहुत अलग थे। उस तरह उस वक्त के मैं कहूं कि हालात बहुत अलग थे, वित्तीय हालात या आर्थिक हालात में कहूं दुनिया में। अब इस वक्त में क्रिप्टो करेंसी के जरिए या उसके सहारे कारोबार भारत में जरूरत क्यों है? देखिए, जो जिस कारोबार की आप बात बोल रहे हैं वो कारोबार है क्या? ये नहीं है कि लोग क्रिप्टो करेंसी को जाकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करते हैं। ये कारोबार जैसे आप किसी भी स्टॉक मार्केट में जाएं और आप शेयर्स में इन्वेस्ट करें, लोग क्रिप्टो करेंसी को एक एसेट के जरिए से देख रहे हैं कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी और 5-10 साल बाद मेरा इसमें मुनाफा होगा। तो ये कारोबार है।
अब लोग क्यों कर रहे हैं हम ये तो पूछते नहीं कि लोग क्या कारोबार क्यों करते हैं। लोग के अलग अलग कारोबार हैं, कोई लोग पेंटर होते हैं, कोई लोग आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर होते हैं, हम ये नहीं पूछते आप क्यों कर रहे हैं। बेसिक पॉइंट है कि आपको इस चीज को करने का फ्रीडम है और इसको करने से किसी को कोई हानि पहुंचती है। ये 2 पॉइंट्स हैं। अब इस पे मैं 2 चीजें बोलना चाहता हूं। जो नाथ साहब ने बोला और जो खान साहब ने बोला वो बिल्कुल ठीक बात है, और हमने भी सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था कि हम ये नहीं कह रहे कि हमें बैंक से अगर लोन लेना है तो हमारा ये अधिकार है कि वो उसका कोलैटरल बैंक क्रिप्टो करेंसी में एक्सेप्ट करेगा। हम ये भी नहीं कह रहे कि क्रिप्टो करेंसी मीडियम ऑफ पेमेंट होना चाहिए। हमने बोला अगर आप ऐसा लॉ बनाते हैं जो बोलता कि क्रिप्टो करेंसी मीडियम ऑफ पेमेंट नहीं होगा, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता उसको पेमेंट के जरिए से, आप इसको और अगर कैसे ऐसा लॉ बने जो बोले कि बैंक्स कोलैटरलाइज नहीं, लोन्स को क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कोलैटरलाइज नहीं कर सकते, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारा बिजनेस कारोबार यही है कि इसमें ट्रेडिंग होती है, लोग जो इसमें वैल्यू देखते हैं वो वैल्यू उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो वैल्यू बंद नहीं होनी चाहिए और उसके लिए हमें बैंक अकाउंट की जरूरत है। तो हमें सिर्फ बैंक अकाउंट चाहिए, हमें बैंकिंग सर्विसेज नहीं चाहिए बैंक अकाउंट के अलावा। और उस सेंस में एक और चीज बोली गई कि बाकी नेशंस ने जो बैन किया है, तो हमने कोर्ट को यही नहीं दिखाया कि इस नेशन ने ऐसे किया है, इस नेशन ने ऐसे किया, हमें उसको कॉपी करना चाहिए। ज्यादातर वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हुआ है और उसका हम ये दिखाना चाहते थे कि वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी को इस जरिए से नहीं देखती कि ये इतना हानिकारक पदार्थ है कि इसको बैन करना चाहिए। वर्ल्ड इसको रेगुलेट करती है और हमारे भी संवैधानिक वैल्यूज है और सुप्रीम कोर्ट ने वो संवैधानिक वैल्यूज इसमें अप्लाई करके लेकिन नाथ साहब ने जैसे बताया कि जिन देशों में वैलिड है वहां पर कमोडिटी के तौर पर हम भी वही चाहते हैं। दूसरा, भारत में अगर रेगुलेटर बैंकिंग सिस्टम का जो है अगर वो कहता है कि करेंसी के तौर पर इससे टेरर फंडिंग या फिर बैंकिंग सिस्टम को कहीं नुकसान हो सकता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें इसको करेंसी के फॉर्म में यूज करने का अधिकार है। आप एक अगर लॉ लाएं कि इसको करेंसी के फॉर्म में ना यूज करिए, सिर्फ इन्वेस्टेबल कमोडिटी के फॉर्म में यूज करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको इन्वेस्टेबल कमोडिटी में ही यूज करते हैं। क्योंकि आप ये मानिए कि अगर एक चीज की वैल्यू आज 100 रुपए है और कल ये 200 रुपए हो सकती है, तो कोई उसको स्पेंड नहीं करेगा, उसको रखेगा ही, कभी उसको कोई करेंसी के माध्यम में यूज करेगा ही नहीं, सिर्फ इन्वेस्टेबल कमोडिटी ही यूज करेगा। और आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए, आपको बहुत मुश्किल होगा कि क्रिप्टो करेंसी में कोई आपकी पेमेंट एक्सेप्ट भी करेगा। तो वो तो उसका यूज हो ही नहीं रहा। अगर उसको सरकार ने अगर बैन कर दिया तो मेरे ख्याल से ज्यादातर इंडस्ट्री में कोई हानि नहीं आएगी, क्योंकि लोग इसको ट्रेड कमोडिटी की तरह से ही करेंगे। बहुत संक्षिप्त सर, क्या वाकई बहुत सेफ और बैंकिंग सिस्टम को कोई खतरा नहीं, जैसा कि बताया? जैसा मैंने कहा था तो आशिम साहब ने बिल्कुल करेक्ट कर दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केवल ये इसलिए गए थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को बंद कर दिया था रेमिटेंसेस भेजने के लिए इसमें जो क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स थे। तो ये चाहते थे कि उसको चैनल्स को खोला जाए, कि उसके रहते हुए उनका पैसा ब्लॉक हो गया था और वो ब्रॉड नहीं था, ये बैंक अकाउंट वही मैं कह रहा हूँ ना, अपने खाते से तो बैंक को यूज करेंगे ना, कि मेरे खाते में है। क्योंकि आज जो क्रिप्टो करेंसी है, जो बिटकॉइन की बात करेंगे तो डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर और तीसरी करेंसी एक और है उसके अंदर ही अवेलेबल है, 3 करेंसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में इसमें क्या था, बिटकॉइन की इसकी वैल्यू जो है $10,000 तक भी गई थी, $15,000 आज 8,700 है, जिसकी वैल्यू 2009 के अंदर 0 थी। तो लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट का माध्यम बना दिया, स्पेकुलेटिव बना दिया। पर उसमें देखिएगा कि एक सेंट्रल बैंक का रोल होता है अर्थव्यवस्था के अंदर। भारत के अंदर यह है कि एक समय हुआ करता था कि आपको $50 भी भेजने बड़े मुश्किल थे, तो वो कंट्रोल करती है जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को, रिजर्व बैंक, और उनका काम भी है उसके अंदर। आरबीआई को इसमें कंट्रोलिंग पावर है और उसको करना चाहिए। मैं कहता हूं आने वाले समय के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 साल के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आएगा अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर। खान सर, मैं एक चीज लार्जर पिक्चर में समझना चाहूं कि इम्पैक्ट अगर कहूं मैं भारत जैसे देश में बैंकिंग सिस्टम में, और अगर हम इसको लीगलाइज करने की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि सूद साहब दावा कर रहे हैं कि अब तक इलीगल नहीं है, ऐसा ना तो सरकार की ओर से कहा गया ना कोर्ट ने कहा है। देखिए, एक आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं इसको लीगलाइज करके या इस एक्टिविटी को बढ़ावा देके। तो अभी जो बात हो रही थी कि इसको आप कमोडिटी मान लीजिए, और जैसे शेयर्स मार्केट में बिकते हैं वैसे ये भी खरीद फरोख्त लोग कर रहे हैं। बट आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि चाहे शेयर्स हो या यूनिट्स हो, ETF हो या म्यूचुअल फंड हो,
there are assets underlying those scripts. क्रिप्टो करेंसी के अंडरलाइंग असेट्स क्या हैं किसी को नहीं पता. एनोनिमिटी इज द हॉलमार्क ऑफ cryptocurrency, right, sir. So today I am purchasing something for 10,000 rupees, and tomorrow it becomes, say, somebody is willing to buy from me for 50,000 rupees. Then that much money can come to me without any rationale कि भाई 10,000 से 50,000 रुपए 2 दिन में आपने कैसे कमा लिए. सो जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं और जो अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने के जो अप्रहेंशंस हैं, खतरे बढ़ जाते हैं. आई डोंट थिंक दे शुड बी टेकन सो लाइटली. और जो इतने सारे कंट्रीज हैं उसमें आई थिंक प्रॉब्ली जापान को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है जो कि क्रिप्टो करेंसी को बहुत सिंपैथेटिक ढंग से देख रही है. वो अलग बात है कि उन्होंने बैन किया या नहीं किया, हाफ बैन किया, कमोडिटी मान लिया, बट जहाँ जिस कंट्री में अभी इक्विटी मार्केट इतना अंडर डेवलप्ड हो वहाँ पे क्या हम किसी ऐसे पेपर की ट्रेडिंग, पेपर भी नहीं कहना चाहिए, वो पेपर भी नहीं है. कैसी ऐसी वर्चुअल यूनिट के ट्रेडिंग को परमिशन देंगे जिसके अंडरलाइंग कोई एसेट्स है ही नहीं. बिल्कुल. तो ये दिस इज बेसिकली अ वेरी बिग लीप. It's not a small leap for this country, and I don't know whether we can say with confidence, in spite of the judgment of the Honorable Supreme Court, that we are ready for this. नाग साहब, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा बहुत संक्षेप में सर. जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर है, क्या आपको लगता है कि अब अगले सर्कुलर के हमें इंतजार है और आरबीआई की ओर से कोई इसमें पहल आगे जिस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो मैं नहीं पढ़ा है, बट एक जिनिस है, एक सपोज बिटकॉइन और दी क्रिप्टो करेंसी का एक कमोडिटी सोच लीजिए, जिस कमोडिटी, एक कमोडिटी का जो वैल्यूएशन होता है, कैसे होता है, ट्रेडिंग होता है, समटाइम्स इट बिकम्स ए पंजी स्कीम. फॉर एग्जांपल, ये पहला भी नहीं हुआ. बिटकॉइन तो एक वर्चुअल हुआ, एक सॉफ्टवेयर का एक कोड है. आप देखिए डच में, आई थिंक 15 16 17, आई डोंट रिमेंबर द डेट, देयर इज अ ट्यूलिप, देयर इज अ मैनिया फॉर ट्यूलिप. ओके, एक ट्यूलिप का बल्ब, ओके, एक ट्यूलिप का बल्ब का प्राइस तो हुआ था एक पूरा एक बंगलो का, माने दैट प्राइस का इक्विवेलेंट. दिस पंजी स्कीम इज अल्टीमेटली अफेक्ट्स मेनी पीपल वेरी बैडली. नाउ क्वेश्चन इज दिस, if as a central banker or a government should have done it, should I allow this Ponzi scheme to be taking root in India? That is a decision to be taken. It is a commodity, but it's a virtual commodity. Right, इसका कोई backing नहीं है, इसका कोई see, when RBI is issuing currency, there is a gold or something or dollar as a backing. Every central bank tries to create certain kind of backing. A cryptocurrency is not a currency. Question is that cryptocurrency concept came by the person during the financial crisis because they told that central banks, the currencies, they have devalued it, they could not maintain the value, so we want private currency like cryptocurrency. Right, but sir. Ultimately it is become a Ponzi scheme. आप देखिए cryptocurrency का जो holding, I have written in my blog that there is a concept of address. 3 addresses. A person can hold many addresses. 3 addresses have a $3 billion worth of cryptocurrency. 3 addresses. नाग साहब, इसीलिए इंतजार होगा इस फैसले के बाद. बहुत अहम है कि सरकार की ओर से इस पर, जैसा कि कहा हमारे साथ रविंद्र जी ने, कि एक पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार है और वो पब्लिक होता है. देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इस पर आगे कदम बढ़ाती है, क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया है आरबीआई के सर्कुलर को एक तरीके से खारिज करते हुए, तो अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर होंगी. फिलहाल जितना ही. नमस्कार.